चैप्टर 5 देख रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो सेकेंड और थर्ड लॉ हमने देखा मोशन का, उससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो एक एग्जांपल जो हमने पहले भी लिया था, जैसे बुलेट हमने फायर किया गन से, जो फोर्स बुलेट पे लगेगा गन द्वारा वो मान लीजिए एफ है, तो यही इक्वल एंड अपोजिट गन भी अप्लाई करेगी बुलेट पे, यानी बुलेट है वो अप्लाई करेगी गन पे। जैसे आपने बंदूक से गोली निकाली, तो गोली में जो फोर्स लगेगा वही गोली बंदूक पे लगाएगी, तो माइनस एफ कर दे। अब ये दोनों एक ही काम एक ही इंटरवल पे हो रहे हैं, यानी कि जो दोनों फोर्स है वो एक मान लीजिए बहुत छोटा सा अंतराल डेल्टा टी पे काम कर रहा है। अब सेकेंड लॉ से क्या होगा, अगर आप देखें एफ डेल्टा टी ये होगा चेंज इन मोमेंटम बुलेट का, और ये माइनस एफ ले तो माइनस एफ इंटू डेल्टा टी ये आपका हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम गन का। और क्योंकि दोनों रेस्ट पे हैं तो चेंज इन मोमेंटम दोनों का वही फाइनल मोमेंटम होगा दोनों का। तो यदि हम पीबी माने, पीबी ये आपका मोमेंटम है बुलेट का फायरिंग के बाद, और पीजी को बोले कि ये रिकॉइल है मोमेंटम का गन, जैसे रिकॉइल बंदूक की गोली चली तो रिकॉइल होगा किस पे, आपने देखा होगा जब आप कोई बंदूक चलाता है तो हाथ थोड़ा सा पीछे की तरफ हिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पीजी है वो बराबर किसके हो जाएगा, माइनस पीबी, इसी संख्या से मोमेंटम के, जैसे हमने ये वाली बात की, दोनों को जोड़ दें, पीजी इस तरफ ले आए प्लस पीबी इक्वल टू या पीजी प्लस पीबी, इसको आप जीरो बोलें। तो टोटल मोमेंटम जो है बुलेट और गन का वो आपका कंजर्व रहा, वो चेंज नहीं हुआ। तो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जो इसके अंदर अपने फोर्सेस है, म्यूचुअल फोर्सेस जो पार्टिकल के बीच में लग रहे हैं, वो भी आपके मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी आपने बंदूक और गोली का एग्जांपल लिया। लेकिन यहां पर क्योंकि दोनों ही अपोजिट पेयर पे लग रहे हैं, अपोजिट तरीके से लग रहे हैं, एक आगे दे रहा है तो पीछे दूसरा पीछे की तरफ दे रहा है, तो मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है पेयर में। टोटल मोमेंटम आपने जैसे यहां पर देखा ये अनचेंज रहा, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो पूरा मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, किसी भी आइसोलेटेड, कोई भी ऐसा सिस्टम जो आइसोलेटेड है और उसके अंदर पार्टिकल इंटरेक्ट हो रहे हो, जैसे बंदूक और गोली की बात हुई, वो कंजर्व रहेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कंजर्वेशन मोमेंटम का, वो है जब दो चीजें आपस में टकराती है, कोलिजन जब होता है। जैसे आप एक बॉडी ए मानिए और एक बॉडी बी मानिए, इसका जो इनिशियल मोमेंटम आप मान लीजिए ए का पी ए है और बी का पीबी है। तो जब ये बॉडी, इस तरीके से बताता हूँ, एक बॉडी ये है एक बॉडी ये है, जब ये आपस में कोलाइड करेंगी, या एक अभी फिलहाल इनको हम क्या करते हैं कि पी ए पीबी मानते हैं, लेकिन जब ये कोलाइड हो जाती है और उसके बाद जब ये टकरा के अलग हो जाएंगी, चिपक नहीं रही है, ये अलग हो जा रही है, जैसे इन्होंने ये आपस में टकरा गई, इधर इधर गए, टकरा के फिर ये अलग हो गई। अब जो चेंज इन मोमेंटम सेकेंड लॉ हम पढ़ चुके हैं, जो ए बी, ये इसको ए बोले इसको बी बोले, तो एफ ए बी क्या होगा, एफ ए बी इंटू डेल्टा टी, ये आपका चेंज इन मोमेंटम, यानी पी ए के बारे में लेते हैं, पी डी ए डैश माइनस पी बी, ये एफ ए बी है, ध्यान रखिएगा। यही मैं एफ बी ए कर दूं, दूसरे पार्टिकल की बात करूं तो पी बी डैश माइनस पी बी हो जाएगा, ये इसका चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। यानी कि हमने दोनों का, जब वो टकरा रहे हैं तो टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा जब वो कांटेक्ट में आए। अब हम ये जानते हैं कि जो फोर्स होगा ए बी का वो बराबर होगा माइनस ऑफ एफ बी ए, जो ये फोर्स लगाएगा उसके इक्वल अपोजिट ये लगाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक काम करिए, इसको और इसको यहां रख दीजिए, इसको यहां रखिए माइनस साइन के साथ, ये यहां रखिए, ये यहां रखिए, राइट, माइनस के साथ। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आप देखेंगे पी ए डैश प्लस पी बी डैश इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये बाद की बात है, ये पहले की बात है, कोलिजन के पहले की बात है, कोलिजन के बाद की बात है। ये आपको बता रहा है कि जो टोटल फाइनल मोमेंटम है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर रहेगा, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, दोनों ही इसमें ये सही रहेगा। तो इलास्टिक कोलिजन अगर हो रहा है तो एक और दूसरी कंडीशन आती है इसमें कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो बाद की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। इसके लिए हम बात करेंगे आगे चल के। इक्विलिब्रियम क्या होता है पार्टिकल का, इक्विलिब्रियम मतलब आराम,
कुछ नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम में है। जैसे आप सो रहे होते हैं तो आप इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो किसी भी पार्टिकल का इक्विलिब्रियम, खासतौर पे जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो ये ऐसा सिचुएशन है जहां पर सारे के सारे फोर्स आप जोड़ लीजिए और वो जीरो हो रहे हैं। हो सकता है फोर्स लग रहा हो, कहीं कहीं से बहुत सारे फोर्स लग रहे हो, लेकिन वो इक्वेट होके जब उनको जोड़ते हैं हम तो वो नलीफाई हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो पहले लॉ को अगर हम लें तो जो पार्टिकल है या तो रेस्ट पे होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा। यदि दो फोर्स F1 और F2 ये आपके किसी पार्टिकल पे लग रहे हैं तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जो पहला फोर्स है और दूसरा फोर्स है ये आपस में इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, तभी रेस्ट पे होगा। यदि दो फोर्सेस किसी पार्टिकल पे लग रहे हैं और वो इक्वल एंड अपोजिट है तो ये बिल्कुल बात सही है। अगर मान लीजिए तीन फोर्स लग रहे हैं F1 F2 F3, तो इसका मतलब ये है इनका वेक्टर सम F1 का F2 के साथ F3 का जोड़, तीनों का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। ये आपका इक्विलिब्रियम ऐसी कंडीशन में बता रहा हूं आपको जहां पर कॉन्करेंट फोर्स लग रही है। ये तो आपके इक्वल एंड अपोजिट हो गए, ये आपका F1 हो गया, ये F2 हो गया, मान लीजिए F3 इस तरीके से लग रहा है। तो इनका जो फाइनल फोर्स होगा, जैसे ये इनको मैं जोड़ूं तो ये F3 जो होगा वो इस तरीके से आना चाहिए आपको, यानी F1, ये F1 और F2, ये जो भी जुड़ेगा और जो भी आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में F3 काम कर रहा है। तो अब ये कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है किसी भी दो फोर्स का F1 और F2, अगर हम पैरेललोग्राम लगाते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए F3 के, इसके अपोजिट होना चाहिए। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। इसको हम ट्राइंगल के साइड से बता सकते हैं और एरोज जो है वो प्रॉपर सेंस में ली गई है, जैसे ये F1 है, ये F2 है, ये F2 है, ये F1 है और ये F3 इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। और इसको आप F1 F2 F3 F4 Fn तक ले जा सकते हैं। और इसके लिए आपको ट्राइंगल के अलावा आपको बनाना पड़ सकता है कोई पॉलीगन, लेकिन जो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है ये सारे फोर्सेस को जोड़ दीजिए, ये आपको 0 देगा, राइट। तो अगर आप ये कहें कि भाई हमारे पास पहले की बात करें F1x, x कॉम्पोनेंट पहले का, दूसरे का, तीसरे का, y कॉम्पोनेंट पहले का, दूसरे का, तीसरे का, z तीनों का, ये 0 हो रहा है। इसका मतलब ये F1x F1y F1z ये कॉम्पोनेंट है किसके, F1 के XYZ डायरेक्शन में। सवाल से और समझ में आएगा ये। इस फिगर को देखिए जरा, इसमें एक मास है ये 6 kg का, 6 kg का यह सस्पेंड किया गया आपके रोप से। रोप की लेंथ है 2 मीटर सीलिंग से। अब एक फोर्स है 50 न्यूटन का, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें अप्लाई किया गया। जो मिड पॉइंट, मतलब यहां से यहां तक अगर पूरी की पूरी रोप है आपकी, इसमें बीच में आपको ये 50 का न्यूटन का अप्लाई किया गया। आपको बताना है एंगल क्या है जो रोप बनाएगी वर्टिकल से इक्विलिब्रियम में, जब ये इक्विलिब्रियम हो। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से आपके सामने कुछ चीजें इसमें बताई गई हैं। जैसे अगर ये यहां से लटका हुआ है, इस तरीके से ये यहां से लटका है, यहां से फोर्स लग रहा है और यहाँ पर ये इधर से आगे लटका हुआ है। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये T1 है, ये T2 है, ये एंगल थीटा है। आपको ये एंगल थीटा बनाना है। तो इसके दो कंपोनेंट पहले अलग अलग करने। एक तो यहाँ की बात करें आप, यहाँ पर आपको ये T2 लग रहा है और ये 60 न्यूटन नीचे की तरफ यानी 6 kg है। बताता हूँ ये 60 न्यूटन कैसे आया है। 6 kg की बात करते हैं अभी। और दूसरा जो इस पोर्शन के ऊपर है, यहाँ पर एक लग रहा है, यहाँ पर एक लग रहा है और यहाँ पर एक लग रहा है। तो ये दूसरा हमने पार्ट ले लिया। तो आप देखिए ये और ये, इसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये जो बी वाला पार्ट है ये फ्री बॉडी डायग्राम है इस वेट का, ये जो वेट है। और ये जो सी वाला पार्ट देख रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम है पॉइंट पी का। अब इक्विलिब्रियम मानिए वेट क्या होगा, अगर आप 10 आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड आपकी ग्रेविटी है, तो टेंशन 2 या आप कहें कि फोर्स जो T2 पे लग रहा है वो क्या है 60 इंटू 10 6 इंटू 10 यानी कि 60 न्यूटन। ये तो इस पे लग रहा है इस वेट के कारण, एक वेट के कारण T2 उत्पन्न हो रहा है। अब इक्विलिब्रियम मानिए इस पॉइंट P का, और इसमें तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक T1 है, एक T2 है और एक 50 न्यूटन है, तीन लग रहे हैं एक साथ। तो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है रिजल्टेंट फोर्स के, वो सेपरेटली खत्म होने चाहिए। इसका मतलब ये है ये T1 है तो ये T1 cos थीटा होगा और ये T1 sin थीटा होगा, है ना। ये T1 cos थीटा जो थीटा के साथ लगा हुआ कंपोनेंट होता है वो T1 cos थीटा, ये T1 sin थीटा। इसका मतलब जो T1 cos थीटा है वो T2 के बराबर होगा। T2 अभी हमने कहा कि 16 न्यूटन है, तो T1 cos थीटा T2 के बराबर होगा जो कि 60 न्यूटन है। और T1 sin थीटा ये वाली बात है, ये वाला, ये किसके बराबर हो रहा है 50 न्यूटन के बराबर। T1 sin थीटा हो गया 50 न्यूटन के बराबर।
ये पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, tan थीटा आ जाएगा। ये मतलब ये इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करना है, तो 5/6 आ जाएगा tan थीटा, थीटा आएगा tan इनवर्स 5/6, यानी कि थीटा आएगा आपका 40 डिग्री, राइट। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, बहुत सारे फोर्सेस मैकेनिक्स में हम देखेंगे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तो परवेजिव है, ये तो रहेगा ही रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप अर्थ पे रखेंगे तो ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी के कारण फोर्स लगेगा ही लगेगा। ग्रेविटी बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनके मूवमेंट को भी, उनके फोर्सेस को भी गवर्न करती है, यानी कि हर जगह कहीं ना कोई फोर्स लग रहा होगा कहीं ना कहीं। वो अलग बात है कि किसी जगह पे नहीं लगता है, किसी जगह जीरो हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दूरी पे काम करता है। जैसे अगर आप किसी दूर कहीं आप छत पे खड़े हैं तो अलग फोर्स लग रहा होगा, आप जमीन पे खड़े हैं तो कहीं अलग लग रहा होगा। लेकिन मीडियम नहीं होता है, इसमें कोई ऐसी जरूरी नहीं है मीडियम हो, ये किसी डिस्टेंस पे भी लग सकता है। जैसे अगर आप अर्थ कहें और सन कहें, इनके बीच में लग रहा है, कोई मीडियम तो है नहीं, लेकिन फिर भी लग रहा है। जितने भी बाकी फोर्सेस है ग्रेविटेशन के अलावा मैकेनिक्स में, वो सारे के सारे कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं, यानी कि कोई ना कोई चीज छूनी चाहिए। जैसे नाम बता रहा है, कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब ये है कि ऐसे फोर्स जो कॉन्टेक्ट से निकल के आते हैं, चाहे वो सॉलिड हो या फ्लूइड हो। जब बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं, जैसे एक टेबल पे बुक रखी हुई है, या फिर रॉड्स रखे हुए हैं, या हिंजेस हैं, या और भी कोई टाइप का सपोर्ट आप मान सकते हैं, ये सारे के सारे ऐसे फोर्सेस क्रिएट कर रहे हैं, या ऐसे फोर्स आ रहे हैं जहां पर जो बॉडी है आपस में वो थर्ड लॉ को फॉलो कर रही है। जो कंपोनेंट है कांटेक्ट फोर्स का, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल परपेंडिकुलर जो सरफेस के लग रहा है, उसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। यानी अगर मैं इस तरीके से कहूँ कि भाई यहाँ पर एक टेबल, यहाँ पर एक बुक रखी है, तो एक यहाँ लग रहा होगा, एक यहाँ लग रहा होगा, इसको मैं नॉर्मल कह रहा हूँ। जो कॉमन पैरेलल है सरफेस के, इसको हम यहाँ पर जो लग रहा है फोर्स, इनके बीच में, टेबल और बुक के बीच में, उसे हम फ्रिक्शन कह रहे हैं। तो कॉन्टेक्ट फोर्स कहाँ से आता है? जब सॉलिड कॉन्टेक्ट में हो फ्लूइड के, पानी में भी आता है, यहाँ पर भी आता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपने एक सॉलिड मटेरियल को फ्लूइड के अंदर रखा, तो फ्लूइड से ऊपर की तरफ एक बायंट फोर्स लगता है। क्या फोर्स लगता है? बायंट फोर्स, जो कि उस लिक्विड के वेट के बराबर होता है। जो वेट वो पदार्थ या वो आइटम जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, उतना फोर्स उसके ऊपर लग रहा होता है। और जो विस्कस फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, ये भी सारे कॉन्टेक्ट फोर्सेस है। और भी फोर्सेस हैं, जैसे टेंशन है, जो स्ट्रिंग में टेंशन है, जैसे आप पतंग उड़ाते हैं तो आप देखते हैं कि एक टेंशन क्रिएट होता है स्ट्रिंग में। और एक स्प्रिंग, अगर आप स्प्रिंग को दबाएं तो वहां पर भी एक फोर्स उत्पन्न होता है। जब आप स्प्रिंग को दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं या उसे खींचते हैं किसी एक्सटर्नल फोर्स से, तो स्प्रिंग क्या कोशिश करता है कि वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और ये पूरी तरह प्रोपोर्शनल होता है, जितना आपने या तो कंप्रेशन कर दिया या इलोंगेशन कर दिया, बहुत छोटा होता है ये। तो स्प्रिंग की बात करूं, अगर मैं एफ है फोर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के एक्स। माइनस के एक्स क्यों? एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका फोर्स कांस्टेंट है। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि फोर्स आपका अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट, जहां से जैसे अनस्ट्रेच स्टेट है, नॉर्मल स्टेट है, और आपने उसको स्ट्रेच किया, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके पास एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ऐसी एक स्ट्रिंग है जिसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो इसका मतलब ये है कि फोर्स कांस्टेंट, ये जो के देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आप में वो शक्ति नहीं है कि आप उसको खोल सके। इस रिस्टोरिंग फोर्स जो स्ट्रिंग में लगता है, उसको हम कहते हैं टेंशन। क्या कहते हैं? टेंशन। जैसे अगर पतंग भी उड़ा रहे होते हैं तो धागे में टेंशन क्रिएट हो रहा होता है। अब ये टेंशन के लिए हम टी यूज करेंगे। जब भी स्ट्रिंग में कोई टेंशन आएगा तो हमेशा हम टी यूज करेंगे, राइट। और ये वहां भी होगा, और स्ट्रिंग जहां पर नेग्लिजिबल मास होगा। जैसे अगर यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये सारे के सारे कॉन्टेक्ट फोर्स है मैकेनिक्स के। जैसे आप देखिए, यहाँ पर एक क्रेन है और यहाँ पर कुछ चीज लटकी हुई है, कुछ मास की। ये जो टेंशन है, ये सब टी से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये आपके पास एक कंप्रेस स्ट्रिंग है, यहाँ पर आपने एक मास लटका रखा है। यहाँ पर आपने जैसी एक डंडा या लकड़ी डाली पानी में, यहाँ पर एक बाइंड फोर्स आ गया, कुछ इमर्स करने की कोशिश की, तो यहाँ पर एक बाइंड फोर्स जो उसको अपोज कर रहा है। ओके, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी है, इसमें वीक फोर्सेस भी है। जो ग्रेविटेशनल और जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस है, ये खासतौर पे मैकेनिक्स के लिए बहुत रिलेवेंट है। तो अलग अलग कॉन्टेक्ट फोर्सेस मैकेनिक्स में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से भी आते हैं,
ये ज़रूर सरप्राइजिंग लग सकता है आपको, क्योंकि हम यहाँ पर अनचार्ज या नॉन मैग्नेटिक बॉडीज़ की बात कर रहे हैं मैकेनिक्स में। लेकिन अगर आप बहुत गूढ़ लेवल पे जाएं या फिर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं, तो सारी की सारी बॉडी में कोई ना कोई तो चार्ज होता ही है, न्यूक्लाई होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, सब में होता है। तो जैसे ही आप कोई ना कोई कांटेक्ट हो रहा है फोर्स का, चाहे वो इलास्टिसिटी से हो रहा है, मॉलिक्यूलर कोलिजन से हो रहा है, इम्पैक्ट से हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहीं ना कहीं तो आ रहे हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कहीं ना कहीं तो हो रही है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बड़ा डिटेल माइक्रोस्कोपिक उत्पत्ति है इन सब फोर्सेस की, कॉम्प्लेक्स भी है, और खासतौर पे जब हम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम डील करेंगे तो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही जाएंगे, इस लेवल पे नहीं जाएंगे, राइट। तो इसीलिए हम इसको जिन चीज़ों को हम एम्पेरिकली निकालेंगे उसी के बारे में हम बात करेंगे। फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या है, आप चलते हैं फ्रिक्शन से, आप गाड़ी में बैठते हैं फ्रिक्शन से, हर चीज़ फ्रिक्शन से हो रही है। एक एग्जाम्पल को की दोबारा बात करते हैं। जैसे कोई बॉडी है जिसका मास m है, वो टेबल पर रखी हुई है, जो फोर्स है ग्रेविटी की वो नीचे की तरफ लग रहा है। अब जो फोर्स, अगर आपने इस तरीके से एक बॉडी रखी हुई है, ये ग्रेविटी लग रही है और ये आपका एक फोर्स है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ग्रेविटी आपस में कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए ये रेस्ट पे है। मान लीजिए आप एक फोर्स इस पे लगाते हैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, जो आप ये डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि जो आपने फोर्स लगाया, हो सकता है ये इतना कम लगाया कि बॉडी मूव ही ना करे, लेकिन अगर आप थोड़ा जोर से लगाएंगे तो ये बॉडी मूव करने लगेगी। देखिए मूवमेंट हो रहा है, ये बॉडी मूव करेगी। और एक्सेलरेशन क्या हो गया, आप जानते हैं F इक्वल टू ma होता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा F बाय m। तो ये F बाय m एक्सेलरेशन से मूव करने लगेगी, थोड़ी लेकिन छोटा होगा ये। इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे रहेगी, क्योंकि कोई और भी फोर्स इस पे काम कर रहा है, क्योंकि अभी आपने हल्का सा मूवमेंट दिया तभी मूव नहीं कर रही, और कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो इसको अपोज कर रहा होगा, आपके हल्के फोर्स को अपोज कर रहा होगा, इसीलिए आपको जो रिजल्टेंट नेट फोर्स है वो जीरो हो जा रहा होगा। तो जो फोर्स है Fs, जो इस तरफ पे लग रहा है, जो पैरेलल है इस सरफेस के, बॉडी के सरफेस के, और कांटेक्ट इस बॉडी और इस टेबल के बीच के कांटेक्ट के बीच में काम कर रहा है, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, या सिंपली हम इसको फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। ये जो Fs में जो सबस्क्रिप्ट है S, इसका मतलब ये है आप स्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मैं F खेल करूंगा इसको, ये काइनेटिक फोर्स बन जाएगा। S लिखने का मतलब ये स्टैटिक फोर्स है फ्रिक्शन का, कि मतलब काइनेटिक फोर्स है इसका। अब देखिए यहाँ पर ये Fs है क्योंकि ये भी रेस्ट पे है, जैसे ये मूवमेंट शुरू हो गया F के हो गया। तो जब कोई फोर्स आप नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब Fs की बात हो रही है। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे और जैसे ही फोर्स इंक्रीज होने लगेगा तब Fs इंक्रीज होगा, और वो अभी भी जो भी फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट होगा। इसका मतलब अभी तक बॉडी रेस्ट पे है, इसीलिए इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जा रहा है। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो आपके मोशन को रोकता है। और इम्पेंडिंग मोशन क्या होता है, इसका मतलब, इस इम्पेंडिंग मोशन का मतलब ये हुआ कि वो तब काम करेगा जब फोर्स अप्लाई होगा। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन मान लीजिए एब्सेंट है, इस तरीके से काम करेगा। बट हमारे एक्सपीरियंस से हम जानते हैं कि जैसे ही हम फोर्स को थोड़ा तेजी से लगाते हैं, जोर से लगाते हैं, बॉडी मूवमेंट करने लगती है। अब आप एक्सपेरिमेंटली देखिए कि जो लिमिटिंग फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस लग रहा है, वो मैक्सिमम है। जो एफएस मैक्सिमम होता है फ्रिक्शन फोर्स या स्टैटिक फोर्स, जो एफएस मैक्सिमम की बात करें, वो कितना भी बड़ा एरिया हो उस बॉडी का, उस पर कहीं काम ही नहीं कर रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट है। और ये जो नॉर्मल फोर्स है उसके साथ वेरी करता है। जैसे अगर मैंने एफएस कहा मैक्स है, और जब कोई चीज़ बॉडी पर रेस्ट मैंने बताया आपको, तो एक यहाँ पर लग रहा होता है, ग्रेविटी लग रही होती है। इसका मतलब मैं एफएक्स की बात करूँ और मैक्सिमम फोर्स की बात करूँ, जिसके जस्ट बाद में मूव करने लगेगा, तो मैं इसको कहूँ म्यूएस इंटू एन। म्यूएस क्या है इसमें, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, क्योंकि हम कह रहे हैं एफएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। और अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, म्यूएस इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ सरफेस क्या है, कौन सा सरफेस है, रगेड है या प्लेन है या स्मूथ है। तो जो कांस्टेंट है म्यूएस, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये ध्यान रखिएगा, म्यूएस होता है कांस्टेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो लॉ है स्टैटिक फ्रिक्शन का, इसको हम लिख सकते हैं कि एफएस, क्योंकि मैं एफएस के साथ मैक्स हटा रहा हूँ,
जैसे ही मैक्स हटाएंगे इसका मतलब एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, जो यहाँ से आया। यदि जो फोर्स आप एफ एस मैक्स से ऊपर कर दें तभी बॉडी मूव करने लगेगी, एफ एस के मैक्स तक वो नहीं मूव करेगी, इसके जस्ट ऊपर, ये थ्रेशोल्ड समझ लीजिए, इसके ऊपर बॉडी मूव करने लगी। जैसे ही मोशन स्टार्ट हो गया तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम होगा, जो स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू है एफ एस मैक्स से उससे कम होगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है जो अब मोशन को अपोज कर रहा है इसको हम कहते हैं काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसको हम देंगे एफ के से नाम, एफ मतलब फ्रिक्शन, के जो इसमें सब्सक्रिप्ट देख रहे हैं ये काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए है। जो काइनेटिक फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन के जैसा ये भी एरिया पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है बहुत हद तक, और ये बिल्कुल वही लॉ फॉलो कर रहा है जो ये वाला लॉ फॉलो कर रहा है, यानी कि एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, राइट, नॉर्मल फोर्स। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो म्यू के रख देंगे यहाँ पे। म्यू के क्या है, ये कोएफिशिएंट है काइनेटिक फ्रिक्शन का, ये उस सरफेस पे डिपेंड करता है जो सरफेस है, प्लेन है, रगेड है या कुछ और है, स्मूथ है। तो एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि जो भी एम्पिरिकली निकाला गया है, जो काइनेटिक आपका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। एक बार जब मोशन शुरू हो गया तो जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो आप कैसे बता सकते हैं, एफ माइनस एफ के बाय एम। मैंने आपको बताया था कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है आपका एफ बाय एम, लेकिन क्योंकि एफ के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो एफ माइनस एफ के कर दें, एफ माइनस एफ के बाय एम। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा, एफ और एफ के दोनों बराबर है। अगर आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो अगर रिमूव कर दें, इसको हटा दें तो माइनस एफ के बाय एम। फाइनली अगर आप फोर्स हटा देंगे तो एक पॉइंट पे बॉडी रुक जाएगी। और जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन है ये जो अभी हमने देखे, ये फंडामेंटल लॉ नहीं है जैसे हमने ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करी है ना, ये फंडामेंटल लॉ नहीं है, ये एम्पिरिकल रिलेशन है जो बहुत समय के साथ एक्सपेरिमेंट से आए हुए हैं। ये केवल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहे हैं आपको, लेकिन प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में, मैकेनिक्स में खासतौर पे बहुत उपयोगी, बहुत ज़रूरी और बहुत कारगर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में है तो हर एक बॉडी एक कांस्टेंट फोर्स दूसरे के द्वारा एक्सपीरियंस करने वाली है। फ्रिक्शन जैसे हमने कहा कि डेफिनेशन के में देखा आपने, तो वो फ्रिक्शन होता क्या है, ये एक कांटेक्ट फोर्स है जो पैरेलल है, जैसे ये फ्रिक्शन फोर्स है ये पैरेलल है इस कांटेक्ट सरफेस, जो जो कोई भी मूवमेंट को रोक रहा है, जो रिलेटिव मोशन हो सकता था उसको रोक रहा है। मोशन में तो नहीं है, लेकिन जैसे रिलेटिव मोशन होगा तो ये फ्रिक्शन इसको अपोज करने लग जाएगा। आप देखिए कि अगर एक बॉक्स किसी कंपार्टमेंट में रखा है ट्रेन के, जो एक्सेलरेट हो रही है, यदि बॉक्स स्टेशनरी है अगर ट्रेन के हिसाब से देखा जाए तो वैसे वो तो एक्सेलरेट हो रहा है ट्रेन के साथ, तो कौन सा फोर्स है जो इस बॉक्स को एक्सेलरेट कर रहा है। यहां पर आप यही देख सकते हैं कि भाई एक फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है जो उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो जो फ्लोर है ट्रेन का वो मतलब बॉक्स और वो स्लिप होते रहते, क्योंकि आपका इनर्शिया भी तो लग रहा है। और वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन, ये बॉक्स रखा है, इनर्शिया के कारण ये जाके यहाँ पीछे कहीं जो भी आपके बोगी का लास्ट वो है वहां पर जाके टकरा देता है। तो जो इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन है वो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस अपोज करता है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन वही एक्सेलरेशन देता है बॉक्स को जो ट्रेन का एक्सेलरेशन है, इसी कारण से ये बॉक्स स्टेशनरी रहता है ट्रेन के रिलेटेड। एग्जांपल देखेंगे, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी, गिव द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज गिवन दैट दिस इज 0.15। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेन की, क्योंकि एक्सेलरेशन बॉक्स का है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण है। तो आप देखिए फोर्स एफएस की बात हो रही है, मास इनटू एक्सेलरेशन करिए, ये किससे कम होगा, यूएस एन, वैसे तो बराबर होगा, बराबर कर लीजिए इसको, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा है मिनिमम मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है इसलिए हमने ये वाला साइन ले रखा है। तो फोर्स जो कि एमए है वो किसके लेस देन होगा, म्यूएस, और ये
जो n है जो ये काम करता है वो क्या होता है, इसके बराबर होता है mg के बराबर, है ना। तो mg लिख देंगे यहाँ पर, इसका मतलब mm काट दीजिए दोनों साइड से। एक्सेलरेशन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस जी, यानी ए मैक्स क्या होगा, म्यू एस यहाँ पर दिया है 0.15, ग्रेविटी आपको दिया है 10 मीटर पर सेकंड, ये 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा ए मैक्स, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एक और एग्जांपल देखेंगे इस फिगर में, एक मास है 4 kg का, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब क्या किया हमने, इसको धीरे धीरे ऐसे रखा हुआ था पहले, अब धीरे धीरे इसको उठाना शुरू किया हमने, यानी कि इसको एंगल देना शुरू किया, ये थीटा एंगल दे रहे हैं, थीटा 15 डिग्री तक हमने इसको पहुंचा दिया, क्या हॉरिजॉन्टल विद द हॉरिजॉन्टल है। अब जो मास है, ये जो वाला मास है, अब जैसे आपने इसको उठा दिया ऐसे आया तो ये मास जो है नीचे की तरफ जाने लगेगा। जस्ट बिगिन मतलब शुरुआत हो रही है, आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है इस ब्लॉक और सरफेस के बीच। अब इसमें हमें कुछ चीज करनी पड़ेगी, जो फोर्स इस पे लग रहा है मास एम पे, इंक्लाइन पे है, वो कौन कौन से लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ये तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा mg, इसको कहते हैं वेट, जो नीचे की तरफ काम कर रहा है। एक नॉर्मल फोर्स है जो जहां पर, जैसे यहाँ रखा है तो नॉर्मल इस तरीके से काम करेगा, यहाँ रखा है तो नॉर्मल इस तरीके से काम करेगा, वो इस सरफेस के नॉर्मल होगा, तो ये एन फोर्स हो गया, है ना, नॉर्मल। तीसरा है आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो एफएस है, वो क्योंकि मोशन इस तरफ हो रहा है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा, ये बेंडिंग फोर्स है। तो अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो रिजल्टेंट जो इन सारे फोर्सेस का होगा वो 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हम इस mg को, क्योंकि हमारे पास एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो क्यों ना हम इस mg का एक कॉस एंगल यहाँ बनाए। अब ये ध्यान से देखिएगा, इस ट्राइंगल में ये थीटा और ये भी थीटा होगा, इसको करके देख लीजिएगा, थीटा ये थीटा होगा, ये mg है तो इसका कॉस कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये आपका साइन कंपोनेंट हो जाएगा, ये यानी कि ये mg कॉस थीटा, ये mg साइन थीटा। अब हमें fs के डायरेक्शन में मिल गया या अपोजिट में मिल गया, n के अपोजिट डायरेक्शन में mg cos थीटा मिल गया। अब क्योंकि ये बराबर है तो n बराबर होगा mg cos थीटा, fs बराबर होगा mg sin थीटा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। जैसे थीटा आप इंक्रीज करेंगे तो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स fs बढ़ेगा, ताकि थीटा आपका थीटा मैक्स पे पहुंच जाए। ये कब होगा, जब fs फ्रिक्शन फोर्स की बात हो रही है, fs वो म्यूएस n हो जाए, ये हम पढ़ चुके हैं, म्यूएस इनटू n। इसका मतलब अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें या फिर यहीं से ले लें, tan थीटा मैक्स यूएस के बराबर होगा, या आप कहें थीटा मैक्स किसके बराबर होगा, इसको इधर ले आइए। जैसे ही आप ये इसको यहां लाएंगे, थीटा मैक्स आपका tan इनवर्स म्यू आएगा। थीटा क्या है, थीटा एक एंगल है, बहुत जस्ट थोड़ा सा थीटा मैक्स से ऊपर होगा ये, यानी कि अगर छोटा सा और आपने फोर्स लगा तो ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। लेकिन थीटा मैक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इस म्यू एस पे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे। मास से तो ये, मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ओके। देखिए अगर आपको ये tan थीटा लाना हो ना, तो आप इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा, राइट। इसको आप अपने आप डिवाइड कर दीजिए, एक तो ये आपके पास एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे अपने आप, ये tan थीटा म्यू एस कैसे आएगा आपको पता चल जाएगा। ये दोनों को सॉल्व करना या रीअरेंज करना है, तो थीटा मैक्स क्या हुआ, दिया हुआ है 15 डिग्री, यहाँ पर म्यू एस आपको पता है कि थीटा मैक्स 15 डिग्री है, तो tan ले जाइए यहाँ पर, मतलब tan 15 डिग्री निकाल लेंगे, म्यू एस आपका आ जाएगा tan 15 डिग्री, तो 0.27 आ जाएगा। एक और सवाल देखते हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक एंड अ ट्रॉली सिस्टम। इस फिगर में जो दिया हुआ है, ये आपका ब्लॉक है, ये ट्रॉली सिस्टम है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04, मतलब इनके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, यानी एफ के की बात हो रही है, एफ के हमेशा अपोजिट लगता है मूवमेंट के, तो एफ के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये 0.04 दिया हुआ है। इसमें टेंशन क्या हो रहा है स्ट्रिंग में, ये बताना है। जी आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको मास स्ट्रिंग का निगलेक्ट कर देना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़े इंडिपेंडेंट बनाएंगे, जो फ्री फिगर्स कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, ये क्या है, यहाँ पर एक टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, और यहाँ पर क्योंकि इसका आपको दिया हुआ है कि भाई इसका कोई वेट है 3 kg, आपको ब्लॉक दिया हुआ है, मान लीजिए 3 kg ब्लॉक है आपका, तो 3 kg ब्लॉक पे कितना लगेगा, 3 इंटू 10 यानी 30 kg आप कह सकते, ये 3 kg आपको दिया हुआ है यहाँ डायग्राम में, तो 3 kg 3 इंटू 10 यानी 30। ऐसे यार 20 है तो इस पर भी कुछ लग रहा होगा, लेकिन हम यहाँ इस स्ट्रिंग की बात करते हैं, 30 यहाँ लग रहा है, टी ऊपर की तरफ लग रहा है,
यहाँ पर क्या क्या लग रहा है, एक तो यहाँ टी लग रहा है, यहाँ पर एफ के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी ये अगर हम ट्रॉली की बात करें तो एक टेंशन यहाँ लग रहा है, एक एफ के यहाँ लग रहा है, इस ब्लॉक की बात करें तो एक टी ऊपर लग रहा है, 30 नीचे लग रहा है। अब क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, खींच नहीं सकती है, तो पुली आपकी स्मूथ है, 3 kg ब्लॉक है, 20 kg ट्रॉली है। अब इनका जो एक्सेलरेशन होगा इसका भी वही होगा जो इसका होगा, जिस दूरी से ये आगे, जिस स्पीड से ये आगे आएगी उस स्पीड से नीचे आएगी। अब जो सेकंड लॉ है मोशन का ब्लॉक का, वो यहाँ पर बता रहा है कि 30 माइनस टी किसके बराबर होगा, 3 इंटू एक्सेलरेशन, 3 इसका वेट है ना। तो फोर्स बेसिकली ये टोटल फोर्स है, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 3 इंटू ए। अब टोटल फोर्स यहाँ पर क्या है, टी माइनस 30, टी इस डायरेक्शन में, 30 माइनस 30 नीचे रह के डायरेक्शन में, तो 30 माइनस टी करिए, ये मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 3 इंटू हो जाएगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो ट्रॉली पे लगाएंगे, टी इस तरफ लग रहा है, एफ के इस तरफ लग रहा है, तो टी माइनस एफ के विल बी इक्वल टू 20 मास इंटू एक्सेलरेशन ए, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अब जैसी काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, म्यू के दिया हुआ है 0.04, एन क्या है इसके बारे में बात करें 20 इंटू, ये इसकी बात कर रहा हूँ 20 इंटू जी यानी 200, एन हो गया 20 इंटू 10 यानी कि 200। अब ये तीन आपके पास चीजें मिल गई, इसमें वैल्यू रखिए, टी माइनस 0.04 इंटू 200, ये 20 के बराबर हुआ। टी को निकालना है, इसको इधर कर दीजिए, टी माइनस 8 इक्वल टू 20 है। ये जो इक्वेशन है इसको इसके साथ सॉल्व कर दीजिए, राइट, इसके साथ दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा ये 0.96, और जब ये वैल्यू रखेंगे किसी भी इक्वेशन में, टी आपका आ जाएगा 27.98। इसको सॉल्व करना मेन मुद्दा नहीं है, इसको समझना मेन मुद्दा है, क्योंकि सॉल्व तो कंप्यूटेशन है बस। तो ये एक और इंस्टॉलमेंट पार्ट हुआ लॉ ऑफ मोशन का, एक और देखेंगे, तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आपसे।